सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर DED-HI के पेपर 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसकी फर्स्ट यूनिट को ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस करके कंप्लीट कर चुकी हूं। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो पेपर 10 का सेकेंड यूनिट का 2.3 है, जिसका नाम है इशू रिलेटेड टू जोग्राफिकल कंडीशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। यदि हिंदी में बताऊं तो इसका अर्थ होगा भौगोलिक स्थितियों व संप्रेषण संबंधित सुविधाओं से संबंधित मुद्दे। दोस्तों, हम यहाँ पर श्रवण बाधित बालक के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके जीवन में जो भौगोलिक स्थितियों का जो प्रभाव होता है और या कह लीजिए आधार होता है, और जो संप्रेषण संबंधित जो सुविधाएं होती हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको भौगोलिक स्थितियाँ क्या होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख रखी है। पहले मैं आपको ये रीड करके सुनाऊंगी, उसके बाद डिस्कस करते हुए चलूँगी। मौसम व कृषि संबंधी विशेषताओं के आधार पर बनाया गया भौगोलिक स्थिति। कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्रफल पर जो मौसम व कृषि संबंधी जो विशेषताएं होती हैं उस क्षेत्रफल की, उसी के आधार पर हम उसकी भौगोलिक स्थिति का आकलन करते हैं और उसकी विशेषताओं का भी आधार समझते हैं कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर इंग्लिश में बताऊँ तो होगा ये geographical division made on the basis of its climate and agriculture characteristic। कहने का मतलब वही है कि किसी भी क्षेत्रफल की जो कृषि व मौसम संबंधी जो विशेषताएं होती हैं वही हमें बताती हैं कि वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कैसी हैं। भौगोलिक स्थितियों के अंतर्गत जो आने वाले बिंदु हैं, सबसे पहला बिंदु है जलवायु। जलवायु को हम मौसम भी कह सकते हैं। हमारे देश में कई विभिन्न प्रकार के क्षेत्र स्थितियाँ व कह लीजिए स्थल और क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषताएं हैं। कहीं पर जलवायु जो है वो हमेशा ठंडी रहती है, कहीं पर ऑलवेज गर्म रहती है, कहीं पर बारिश होती रहती है ऑलवेज, कहीं पर साल के अत्यधिक दिन रात्रि का समय रहता है, कहीं पर दिन रहता है। तो ये सारी चीज़ें भौगोलिक स्थितियों के अंतर्गत आती हैं। और जलवायु के अंतर्गत हम मौसम से संबंधित चीज़ों को रख सकते हैं, जिसमें वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, सर्दी, गर्मी, ये सारी ऋतुएं आती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों का प्रभाव अत्यधिक उस क्षेत्र पर देखने को मिलता है। और जलवायु एक श्रवण बाधित बालक के जीवन में कैसे प्रभाव डालती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए कोई बच्चा है, ऐसे क्षेत्रफल पर रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि उनका जो सामान्य जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और उसमें रुकावट आती है समय समय पर वर्षा होने के कारण। तो ऐसी स्थिति में एक श्रवण बाधित जो बालक होता है उसकी जो अन्य विशेष आवश्यकताएं होती हैं वो समय अनुसार पूर्ण नहीं हो पाती हैं और उसकी जो विकास की जो गति है वो धीरे पड़ जाती है। गति जो वो सामान्य न रहकर धीमे पड़ जाती है, या तो कह लीजिए बंद ही हो जाती है, जब समय समय पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके। जैसे उसे एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो अत्यधिक वर्षा होने पर वो जो मानव संसाधन के रूप में स्पीच थेरेपिस्ट उसके पास जाता है समय समय पर सेशन देने के लिए, वो हो सकता है उसके पास ना जा पाए। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि श्रवण बाधित बालक के जीवन में उसकी क्षेत्रफल की जो जलवायु है जहाँ पर वो रहता है, भौगोलिक स्थितियों के अंतर्गत जो जलवायु है उसके विकास को प्रभावित कर रही है व बाधित कर रही है। स्थलीय स्थितियाँ, इसका मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्रफल में कितने पहाड़ पाए जाते हैं, वहाँ की जो भूमि है वह कौन कौन सी विशेषताओं से अस्त व्यस्त है। कई जगह पहाड़ी इलाकों पे लोग रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में आना जाना या यातायात की सुविधा जो होती है वो पूरी तरीके से सफल नहीं कह सकते हम कि इतनी आसान होती है। इसीलिए समय समय पर वहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि भूस्खलन हो गया या पर्वत जो है वो उसमें पत्थर जो है वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं अगर, तो उनका जो मार्ग है वो बाधित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में
जब कोई श्रवण बाधित बालक है या अक्षमता से ग्रस्त जो बालक है, उसकी विशेष विशेष जो आवश्यकताएं हैं वो समय अनुसार पूर्ण नहीं हो पाती हैं और इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। वन्य जीवन, ऐसे क्षेत्रफल जहाँ पर वनों का विस्तार अधिक है, तो वहाँ पर कई सारे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, या फिर वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर सभी लोगों का यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में भी श्रवण बाधित बालक के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। उसका विकास जो है वो एक सफल रूप से नहीं हो पाता है जितना वो कर सकता है सभी मानव संसाधन व अन्य संसाधन की पूर्ति होने पर। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन दोस्तों वो होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से बिना किसी मेहनत के प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक मात्रा में कर रहे होते हैं, तब प्राकृतिक संसाधनों का हनन होता है और ऐसी स्थिति में भी हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। उसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें, भूकंप जैसी चीज़ें, तूफान, सुनामी जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इन्हीं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके परिणाम स्वरूप एक श्रवण बाधित बालक की जो जीवन में अव्यवस्था आ जाती है और समय अनुसार उसकी प्रत्येक आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है और इसी कारण उसका विकास जो है वो बाधित हो जाता है। तो आपको ये जो भौगोलिक स्थितियों के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं वो मैंने समझाया और उसको कोरिलेट करने का, सहसंबंध करने का श्रवण बाधित जीवन में कैसे इनका प्रभाव पड़ता है ये भी बताने का प्रयास किया है। और इसका जो नेक्स्ट बिंदु है वह है प्रदूषण। आमतौर की भाषा में हम सभी जानते होंगे कि जब हमारे पर्यावरण में संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यदि उन पर कुछ अवांछनीय दूषण या कह लीजिए गंदगी का प्रभाव होने लगता है, तब हम उसे प्रदूषण कहते हैं। फॉर्मली रूप से इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो होगी, प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाला दोष है। कहने का मतलब यही है कि जो हमारी प्रकृति है, यदि उसमें बहुत सारी गंदगी आ जाए या किसी भी प्रकार का दोष आ जाए, तब हम उसे प्रदूषण का ही परिणाम कहेंगे। प्रदूषण का अर्थ हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछनीय द्रव्यों से दूषित होना है, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रदूषण, जब भी हम प्राकृतिक अपने संसाधनों का या फिर कह लीजिए हमारे जो आसपास के अन्य संसाधन हैं उनका अत्यधिक उपयोग करते हैं या उन्हें दूषित करते हैं किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, तब इसका परिणाम हमें आगे चलकर देखना ही पड़ता है। जैसे कि वर्तमान स्थिति में हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है, पोल्यूशन की वजह से ऐसा है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत हो रही है, शहरीकरण बहुत हो रहा है, नगरीकरण बहुत हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि बहुत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें पोल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं और हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रही हैं, जिसका प्रभाव जो है वो हमारे वर्तमान काल में तो पड़ ही रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे प्रभावित ही ग्रस्त नज़र आती हैं हमें। अब प्रदूषण एक श्रवण बाधित बालक के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, चलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट इसके प्रकार के द्वारा आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने दोस्तों पॉल्यूशन की इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे रखी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इससे भी समझ सकते हैं चीज़ों को। सबसे पहला प्रदूषण का प्रकार है जल प्रदूषण। जल में जब अवांछनीय तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है और जल की जब शुद्धता समाप्त हो जाती है, तब हम उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट है वे समुद्र में ही डाल देते हैं या नदियों में डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समुद्र का पानी है व नदियों का पानी है वो पूरी तरीके से दूषित हो जाता है और समुद्र के, नदी के जो जीव हैं वो हो सकता मर भी जाएं। ऐसे इतना घातक जो उसमें रासायनिक तत्व होते हैं, हो सकता है उसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु भी हो जाए। और ऐसा ही जल जब जो प्रदूषित हो गया उसी को प्यूरिफाई करके शहरों में पीने योग्य बनाया तो जाता है, लेकिन उसकी जो शुद्धता होती है वो समाप्त हो चुकी होती है, क्योंकि वो इतनी सारी प्रक्रियाओं से होकर आगे बढ़ता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जल से प्राप्त होने वाले जो खनिज लवण हैं वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच सकते और इसी की कमी के कारण हम कई सारी जल से संबंधित कई सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं, जैसे डायरिया हो गया, पीलिया हो गया
और निमोनिया हो गया, ये सारी बीमारियां जो हैं वो प्रदूषण से ही फैलती हैं। और ऐसी बीमारियां जब बहुत छोटे बच्चों को हो जाती है या जन्म उपरांत हो जाती है, जन्म से पहले माता को हो जाती है, तो उसका प्रभाव बालक के अक्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते ही उसे टाइफाइड जैसी बीमारी या पीलिया जैसी बीमारी हो गई, तो हो सकता है उसमें पहले तो वो बच्चा सामान्य ही पैदा हुआ था, लेकिन बीमारी से ग्रस्त होने के परिणाम स्वरूप हो सकता है उसमें किसी अक्षमता का विकास हो जाए। ये अक्षमता किसी भी प्रकार की हो सकती है। वायु प्रदूषण से तात्पर्य ऐसे प्रदूषण से है कि जब हमारी वायु जो है, वायुमंडल का जो वायु है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों की मात्रा जब अधिक हो जाती है, तब वह वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण होने के कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, यातायात का अत्यधिक उपयोग, उद्योगों का अत्यधिक औद्योगिकरण होना, मशीनरीकरण, ये सारी चीज़ें परिणाम स्वरूप हमारी वायु को जो है वो दूषित कर रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को अस्थमा और सांस लेने की तकलीफ, फेफड़ों की बीमारी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन और अक्षमताग्रस्तता को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी पावर्स हैं उनको वीक कर देता है और साथ ही साथ कई सारी बीमारियों को भी हमारे शरीर में सम्मिलित करने का अवसर दे देता है। ध्वनि प्रदूषण। श्रवण बाधिता के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण कारण है श्रवण बाधिता का, क्योंकि जब मात्रा से अधिक ध्वनि जब हम सुनते हैं रेगुलर बेस पे, या कह लीजिए अचानक से ही, कोई बच्चा बहुत छोटा है और हो सकता है उस बच्चे के कान इतने स्ट्रांग ना हो अभी कि इतनी ज़्यादा ध्वनि सुन सके, तो उसकी उसी समय ध्वनि जिस समय वो सुन लेगा उसी समय हो सकता है उसकी सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाए। उदाहरण स्वरूप यदि मैं आपको बताऊं तो एक व्यक्ति जो है एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्वनि है, तो धीरे धीरे उसकी जो श्रवण संबंधी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी और अंततः उसकी सुनने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से श्रवण बाधिता का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो कि श्रवण बाधिता को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है। भू प्रदूषण, यहाँ पर हम भूमि के प्रदूषण से संबंधित चीज़ों की बात कर रहे हैं। भूमि की जो मृदा होती है वह या मिट्टी होती है, जब उसमें कई सारे अवांछनीय तत्व व रासायनिक तत्व सम्मिलित हो जाते हैं और अंततः परिणाम स्वरूप उसकी उपजाऊपन को समाप्त कर देते हैं, वह उसमें कह लीजिए बंजर भूमि हो जाती है वो, तब हम उसे भू प्रदूषण कहते हैं। और उसमें ऐसी स्थिति में उस भूमि में जो उगने वाली फसल है वो पूरी तरीके से उसमें जो उसके जो गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से वही कई सारी बीमारियों को भी साथ साथ लाते हैं। जैसे कि लोगों को आजकल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है, लीवर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि जहाँ पर हमारी खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वहाँ पर जो भूमि की गुणवत्ता है वो, और इसके परिणाम स्वरूप लोग कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अगर मैं इसके अन्य बिंदुओं की बात करूं तो इसमें नगर का विशिष्ट निपटान, मतलब नगर से जो निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है, हम उसको जगह जगह इकट्ठा तो कर लेते हैं। नगर निगम की जैसे गाड़ियां भी आती हैं, वो कचरा इकट्ठा तो कर लेती हैं, लेकिन उसका निपटान नहीं हो पाता। वो एज इट इज़ जगह पर ढेर बनाकर पड़ी रहती हैं, जो कि हमारी वायु प्रदूषण को भी प्रभावित करती हैं, हमारी भूमि प्रदूषण को भी प्रभावित करती हैं, और कई सारी जो ऐसी गैसें हैं जो कि हो सकता है उसकी ज़मीन को भी पूरी तरीके से बंजर कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नगर में अपशिष्ट इकट्ठा किया गया है उसका निपटान समय अनुसार कर दिया जाए, नहीं तो आगे चलकर वह कई सारी बीमारियों का घर बन जाता है। ग्रामीण शहरी प्रवास। श्रवण बाधिता या किसी भी अक्षमता से ग्रसित होने का एक कारण यह भी है कि आज मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में रहता है, लेकिन गांव में उसको व्यवसाय के अवसर बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में वह शहर आ जाता है। और आजकल ये समस्या बहुत ही आम हो गई है कि गांव के जो लोग हैं वो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और शहर की खुद की जनसंख्या भी
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अंततः ये परिणाम हो गया है कि हमारे जो शहर हैं वो जनसंख्या विस्फोट के स्वरूप हो गए हैं। और इसका ये परिणाम हुआ है कि लोग तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सुविधाएं बहुत कम हैं। उनकी जो इलाज संबंधी सुविधाएं हैं, उनकी जो खान पान से संबंधित सुविधाएं हैं, ये सारी पूर्ति नहीं हो पा रही हैं। तो लोग कैसे भी एडजस्ट करके रह रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव उनके स्वास्थ्य संबंधी जीवन पर और उनके अन्य पक्षों पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, हो सकता है वो किसी न किसी अक्षमता से ग्रसित हो। क्योंकि जब एक गांव से व्यक्ति आता है और शहर में कार्य करता है तो वो अपने परिवारजन के साथ रहता है और किसी न किसी तरीके से बस जीवन यापन करता है। यदि ऐसी स्थिति में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जीवन यापन की प्रक्रिया में जो विकसित करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसे समय अनुसार उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषित या सूखा रोग जैसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें अक्षमता जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। गंदी बस्तियां की समस्याएं। अब एक उदाहरण स्वरूप में ये आपको समझाना मुझे पड़ेगा कि मुंबई आपने देखा होगा, मुंबई हमारा महानगर में से एक है जिसमें लोग प्रतिदिन उसमें कोई ना कोई, कई सारे लोग कह सकते हैं, कई सारे लोग मुंबई जाते हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन वहाँ जाते ही उनके पास कोई भी रहने की जगह तो नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में वे ऐसी छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, लेकिन वो वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक बस्ती में आपने देखा होगा कि 50-50 या 60-60 लोगों पर एक ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी अनहाइजीनिक चीज़ें बीमारियों को बुलाती हैं और संक्रमण जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर बीमारियां तो मिलती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी भी अक्षमता या श्रवण बाधिता जैसे अक्षमताओं की स्थिति में भी फंस जाते हैं। और अगर इसके उपायों की बात करूं तो हमें इनके उपायों के लिए सबसे पहले प्रदूषण जैसी समस्याएं, जनसंख्या विस्फोट की समस्याएं, व्यवसाय की समस्याएं, ये सारी समस्याओं को समाधान करना होगा, तभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो पाएंगी। दूसरा बिंदु इसमें है संप्रेषण। संप्रेषण को अगर सबसे पहले मैं इसकी अर्थ और परिभाषा आपको बताऊंगी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों का संचार करते हैं तब हम उसे संप्रेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोगों का होना अति आवश्यक है। कोई अकेला व्यक्ति संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता। दो व्यक्ति होते हैं जिसमें एक व्यक्ति होता है प्रार्थी और दूसरा व्यक्ति होता है ग्राहक। मतलब एक व्यक्ति अपनी बात को रखता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। जब ऐसी स्थिति होती है कि मान लीजिए मैंने अपनी बात तो कह दी सामने वाले से, लेकिन सामने वाले को मेरी बात समझ नहीं आई और उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला पर्सन भी हमारी बात को समझे और उसके रिप्लाई में कुछ ना कुछ हमें दे। और कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई टॉपिक व संदेश होना चाहिए। अगर विदाउट टॉपिक हम बात कर रहे हैं, यूजलेस बात कर रहे हैं और सामने वाला हमारी बातों को समझ भी नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो पूरा नहीं होगा। और अगर कम्युनिकेशन की प्रोसेस को अगर मैं एक पिक के द्वारा आपको समझाऊं तो ये पिक इस प्रकार होगी कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले तो प्रेषक मतलब जो मैसेज दे रहा है उसका ज़रूरी होना है, जो कि अपनी बात को रखना चाहता है वो व्यक्ति प्रेषक कहलाता है। उसके बाद आता है संदेश यानी मैसेज कि वो क्या बात करना चाहता है, और जो भी वो बात कर रहा है उससे संबंधित उसके जो भाव हैं। और उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता, मतलब जो उस मैसेज को सुन रहा है, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है प्रेषक और सेकंड पर्सन इसमें होता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता ने मैसेज को सुन लिया, उसके बाद उसके अंतर्गत जो निहित भाव हैं वो उसको समझता है और अंत में संदेश जो अपना देता है, जो रिप्लाई देता है वो फीडबैक कहलाता है।
तो ऐसी प्रक्रिया को पूरा होने में भी कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रेषक होता है, फिर संदेश होता है, संकेत भाव होते हैं, प्राप्तकर्ता होता है, उसके निहित को समझने वाले जो भाव होते हैं वो समझता है, और रिप्लाई में एक मैसेज के रूप में अपनी जो फीडबैक है वो देता है। तो अंत में ये प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कम्युनिकेशन की इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे रखी है। एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ इसे। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। कहने का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन के द्वारा किसी एक व्यक्ति व स्थान से दूसरे व्यक्ति व स्थान तक एक संदेश को पहुंचाया जाता है और उसका फीडबैक प्राप्त किया जाता है। और आगे की जो चीज़ें हैं आप उसे खुद रीड करके समझ सकते हैं। वेरी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने इसे। संप्रेषण संबंधी जो असुविधाएं होती हैं या समस्याएं होती हैं, ये कह लीजिए, वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये सारी समस्याएं श्रवण बाधित बालक से संबंधित भी हैं और एक रेगुलर कम्युनिकेशन से भी संबंधित हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो है इसमें असावधानी के कारण। कहने का मतलब ये है कि हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन हम कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों को जिन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाएगी। दूसरा बिंदु है कि आत्मविश्वास का कम होना व अधिक होना। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि एक टीचर और स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं, कि एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बातों को कहने के लिए, उसे डर लग रहा है अपनी बात रखने के लिए टीचर के सामने। तब ऐसी स्थिति में भी उसके जो सेंटेंस होंगे, उसकी जो टॉपिक होगा, जो वो कहना चाहेगा, उसमें शब्द फ्रेम नहीं हो पाएंगे और टीचर उसकी बात को समझ नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी वो फीडबैक नहीं दे पाएंगी। तो अंततः कम्युनिकेशन की जो स्थिति है वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए बहुत उसने क्लास में टॉप कर लिया है, फिर भी उसको कुछ जो भी इशू है वो हमारे खुशी के या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के, तब भी वो अपने शब्दों को नहीं रख पा रहा है, अपने संदेश को अच्छी तरीके से फ्रेम नहीं कर पा रहा है, तब भी टीचर उसकी बातों को नहीं समझ पाएगा और कम्युनिकेशन जो है वो अधूरा उस स्थिति में भी रह जाएगा। और ये सारी चीज़ें एक श्रवण बाधित बालक के साथ भी होती ही हैं, कि उनके साथ मेनली प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, कि हर किसी को साइन लैंग्वेज या हाव भाव का सही सटीक अर्थ समझ में नहीं आता, और ऐसी स्थिति में लोग उसका फीडबैक नहीं देते, उसकी बातों को समझते नहीं है और कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। संदेश के संबंध में जानकारी ना होना। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, वो बता तो रहे हैं किसी बीमारी के बारे में, किसी कॉलेज में उनका लेक्चर है, वो किसी बीमारी के बारे में बता तो रहे हैं वर्ड टू वर्ड, लैंग्वेज भी इजी बोल रहे हैं, मौखिक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों को उस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने कभी उस बीमारी के बारे में सुना ही नहीं है और उसके संबंधित ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और हो सकता कोई भी फीडबैक या रिएक्शन ना दें उनके जो लेक्चर हैं उनसे संबंधित। संदेश में भाषा तथा उच्चारण की गलतियाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि केवल हिंदी भाषा जानता है और हम उसके सामने इंग्लिश भाषा में कोई बात कर रहे हैं या टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो हमारी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा और फीडबैक नहीं दे पाएगा और उसका कोई भी रिएक्शन नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो एकदम न्यूट्रल हो जाए कि आप क्या ही बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। यदि इन सारी समस्याओं का हम समाधान की बात करें तो सबसे पहले होगा सावधानी पूर्वक संप्रेषण व संचार। जब हम कोई भी बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है, उसका जो मेरा जो बात करने का टॉपिक है वो रिलेवेंट है या उसके लिए नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसने कभी इस बारे में सुना ही ना हो। अगर उसने नहीं सुना है तो सबसे पहले उसे इस टॉपिक के बारे में बताइए, तब बात कीजिए उससे। यदि हम लगातार अपने टॉपिक को बोलते ही जाएंगे तो सामने वाला हमारी बातों को सुन नहीं पाएगा और कोई भी फीडबैक नहीं देगा। और दूसरा बिंदु है इसमें भाषा का सही शब्दों का चयन। बहुत कठिन शब्दों का चयन ना करें और भाषा चुनते समय भी ये ध्यान रखें कि सामने वाला हमारी भाषा को समझ रहा है, हमारे शब्दों को समझ पाने की क्षमता है उसमें, तभी इसी आधार पर शब्दों
वह भाषा का चयन करके अपनी बात को रखें। आत्मविश्वास पूर्ण, मतलब कोई भी बात कहें तो आत्मविश्वास के साथ कहें और सामने वाले का भी रिएक्शन देखें कि उसका क्या रिएक्शन आ रहा है। फेशियली एक्सप्रेशन उसके समझ में आएंगे आपको कि उसका रिएक्शन क्या है, मन ही मन वो क्या सोच रहा है। हो सकता है आप समझ लें कि इसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो भी आप उसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। भाषा पर पकड़, यहाँ पे श्रवण बाधित बालक हो चाहे वो रेगुलर बालक हो, भाषा की पकड़ होना अति आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो, मौखिक हो, लिखित हो, सांकेतिक हो, क्योंकि संप्रेषण जैसी प्रक्रिया जो होती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। उसका मीडियम कोई भी लैंग्वेज बन सकती है। तो जो भी हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो उसमें हमारे पास थोड़ी सी सटीकता होनी चाहिए ताकि सामने वाला बातों को समझ सके और फीडबैक दे सके। तो ये टॉपिक दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके नेक्स्ट टॉपिक को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।